नमस्कार, मैं हूं रमेश मौर्य। आइए आज आपको हम अपने चैनल आर्यम इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से 2018 में जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है पूरा साल पेपर देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसका क्या आंसर है, देखते हैं वन बाय वन। तो अगर इसके पहले मैं 2019 का साल पेपर बना चुका हूँ, पेपर हल करने की पूरी ट्रिक भी बताया था बहुत विस्तार से मैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो पहले आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए ताकि आपको कंप्लीट जानकारी हो सके। और ये नहीं, मैं इसके बाद 2017, 16 ये सभी क्वेश्चन जो है जितने भी आए हैं उसको हम हल कराएंगे। इसलिए आप चैनल को पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, वो था विच मेथड इज मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। कह रहे हैं कि विच मेथड, कौन सी मेथड जो है मिडवे मतलब बीच की है, मिडवे मध्यस्थता करती है बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की एंड डायरेक्ट मेथड, यानी कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की और डायरेक्ट मेथड के बीच कौन सी जो है मध्यस्थता करती है, मतलब मध्यम विधि है। तो इसमें आपका आंसर जो है सही हो जाएगा बाइलिंगुअल मेथड, क्योंकि बाइलिंगुअल मेथड क्या है, उसमें ट्रांसलेशन किया जाता है, ठीक है, इंग्लिश है तो इसको हिंदी में बताया जाता है। और उसके बाद जैसे डायरेक्ट मेथड में केवल इंग्लिश ही बताया जाता है। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इस तरह से दोनों के बीच जो है कम ट्रांसलेशन मेथड जो है ये बीच का एक रास्ता है। मिड मतलब बीच, भी मतलब रास्ता, बीच का एक मार्ग है इन दोनों के बीच में। तो इस तरह से ट्रांसलेशन मेथड मतलब एक टारगेट लैंग्वेज रहता है उसको सीखते हैं, फिर उसके बाद एक अपने मदर टंग होता है उसको भी सीखते हैं। तो इस तरह से दोनों के मिड वे के बीच है बाइलिंगुअल मेथड। बाई मतलब क्या होता है, इतना जानिए, बाई माने दो होता है, जैसे बाई साइकिल माने दो पहिया। तो लिंगुआ मतलब लिंगुआ से बना, लिंगुआ मतलब भाषा, बाइलिंगुअल मतलब दो भाषाओं के बीच यह मिडवे की विधि है, इसलिए आपका बाइलिंगुअल मेथड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा। दोस्तों इसको लास्ट तक मेरे साथ बन रही है, एक ही बार में आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। आप अच्छे समझिए, केवल रटिए मत, क्योंकि रटने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। समझिए तो आराम से परीक्षा में आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों टीएलएम इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप आंसर आप देख पा रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म जो होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो आप टी से टीचिंग, एल से लर्निंग, एम से मटेरियल, आप इतना आराम करिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपको कन्फ्यूजन करने के लिए टीचिंग लर्निंग साथ मैटर दे दिया है, ठीक है, और लिसनिंग मटेरियल दे दिए। तो शुरू और लास्ट वाला मत दिए, तीनों आप याद कर लीजिए, टी से टीचिंग, एल से लर्निंग, एम से मटेरियल, तीनों देखिए पूरा ऑप्शन, इसलिए जरूर पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि टीचिंग लर्निंग पढ़े तुरंत ऑप्शन लगा दिए, या टीचिंग लास्ट में मटेरियल देखिए आप, ऐसा आपको नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को शॉर्ट में टीएलएम कहते हैं। ये टीचिंग लर्निंग मतलब पढ़ाने के लिए जो है सीखने का जो सामग्री होती है वही। अब देखिए फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन भरना है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, वी गाट, फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये दोस्तों 2018 के सभी क्वेश्चन हैं, कि इससे आपके पास सीरीज होगी, पवन सीरीज वगैरह कोई भी हो, तो उसमें किसी में 2019 दे दिया है, तो जबकि 19 में नहीं पूछा, 18 में पूछेगा, आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो, इसलिए आप जो है उससे कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो वी गाट डिफिकल्टीज, बीच में क्या भरा जाएगा, इनटू भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनटू मतलब किसी चीज़ के अंदर, हम बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं तो इनटू लगता है, और इनटू मतलब ऑलरेडी पहले से आदमी अंदर है तो इन लगेगा। तो हम कठिनाई में क्या घुस रहे हैं, गाट इनटू मतलब किसी में इन्वॉल्व होना, शामिल होना, किसी के अंदर जाना। हम कठिनाइयों में जो है गाट इनटू मतलब फंस जाना, उलझ जाना। हम कठिनाइयों में उलझ गए थे, कठिनाइयों के अंदर हम अपने आप को प्राप्त कर लिए, मतलब कठिनाई में उलझ गए, इसलिए गेट इनटू माने किसी चीज़ में फंस जाना, उलझ जाना। इस तरह से गेट के साथ इनटू लगता है, सेकंड फॉर्म गाट इनटू। आई होप अब नहीं बोलेंगे। तो अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल। 2 प्रोडक्टिव मतलब होता है लाभकारी या उत्पादक। तो उत्पादक कौशल कौन है, लाभकारी कौशल 2 क्या हैं? तो इसमें दोस्तों इसके पहले भी आया था, 19 में भी आया था, तो इसमें स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है इनको, क्लियर। तो उत्पादक लाभकारी कौशल है, मतलब स्पीकिंग स्किल बोलने की भी अच्छा होता है और लिखने की भी अच्छा होता है, इससे ये हमारे लिए लाभकारी कौशल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2019 में आया था, तो इसमें स्पीकिंग के साथ ऐसा डैश करके राइटिंग दे दिया था। तो एंड करके दे, चाहे डैश करके, डैश का भी मतलब एंड होता है, जैसे माता पिता के बीच में ये जो ऐसे हाइफन डैश बड़ी होती है, हाइफन छोटा होता है, हाइफन कर दीजिएगा तो उसका भी मतलब सेंस और होगा। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल का है, या स्पीकिंग हाइफन राइटिंग स्किल, हाइफन या डैश, तो एक ही बात है। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आया था 2018 में, तो वो ये 5वां क्वेश्चन
दोस्तों ये जो है आया था फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। ब्लैंक मतलब खाली स्थान में उपयुक्त प्रोनाउन भरो। तो दोस्तों ये प्रश्न ही गलत पूछ लिया गया था, क्योंकि यहाँ कोई फिल इन द ब्लैंक्स दिया नहीं जिसमें हम भरें, तो इसलिए इस पर सबको कॉमन नंबर मिलेगा। ठीक है, जो भी इसको चाहे जो भी किए हैं सबको एक नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि अब प्रश्न ही गलत पूछ लिया है। अब देखिए बात करें कि जैसे इसके बारे में बता ही दिया रहा है कि हु क्या है सब्जेक्ट की, अगर सब्जेक्ट मतलब कि जगह भरना होता तो हु भर देते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह भरना होता तो हम भर देते हैं। विच का प्रयोग वस्तु और जानवर के लिए होता है, हुज का प्रयोग पॉजिटिव केस में होता है। जैसे कहते हैं कि एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे हम कहते हैं दिस इज द बॉय, यही वह लड़का है। ठीक है, दिस इज द बॉय। अब इसके बाद अगर प्रोनाउन भरा जाएगा तो हु। ठीक है, जैसे हु कहते हैं हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे नंबर पाया था। इस तरह से हम भर देंगे। क्लियर। अब ऐसा भी भर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव केस दिस इज द बॉय, ठीक है, whom आई गेव, क्लियर, whom आई गेव गुड मार्क्स, जिसको मैंने अच्छे नंबर दिया। क्लियर। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो whom भी भर सकते हैं। अगर यहाँ सब्जेक्ट ऑलरेडी होता तो whom भर देते हैं। अब ऐसे भी इसको भरा जा सकता है दिस इज द बॉय, ऐसे भी हुज। ठीक है, अगर हुज के बदले से हुज के बाद अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव केस है, जैसे हुज ये हुज पॉजिटिव केस का काम कर, जैसे हुज फादर, ठीक है, हैज़ डाइड, यही वह लड़का जिसके पिता मर गए हैं। इस तरह से अर्थ के अनुसार भरा जाता है। तो नाउन है तो नाउन पॉजिटिव केस हुज भर दिया था, और लेकिन जब कुछ दिया ही नहीं तो हम क्या बने। और विच तो वस्तुओं के लिए, जैसे बॉय की जगह कह दें कि हम दिस इज़ द हार्स, डाक कर दो या हार्स, दिस इज द हार्स, यही वह घोड़ा है। अब यहाँ क्या क्या भर देते हैं हम हुज। ठीक है, विच हैज वन द रेस, जिसने दौड़ को जीत चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी आया ही नहीं है, मतलब ऑप्शन ही नहीं दिए हैं। तो ऑप्शन दिए होते नाउन तक यहाँ बीच में भरने के लिए देते तब हम भरते। तो इस तरह से ये गलत क्वेश्चन पूछा गया था, फिर भी जो किए हैं बच्चे उनको पूरा नंबर मिलना चाहिए। तो आइए अब ये 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, अब देखते हैं अगले उत्तरी प्रश्न। ये 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारा क्या आया था 2018 के DLED सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश में। चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित को बदलो। तो है अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। अशोक ने रमन को बताया कि वो अंग्रेजी बोल सकता है। दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो आप पढ़े होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट अक्सर नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में। क्यों? क्योंकि जो है उसी का उल्टा कर दो हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप नियम पढ़े उसी का उल्टा प्रयोग कर दो, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ अशोक टोल्ड रमन, तो आप टोल्ड का क्या कर दोगे, आप सेट टू रहता है, टोल्ड करते हो तो आप सेट टू डायरेक्ट में कर दीजिए उसी को उल्टा। अब रमन के बाद यहाँ कामा इन्वर्टर कामा को हटा के दैट लगाते हो, तो आप तो दैट को हटा के कामा इन्वर्टर कामा लगा दो। और इतना पता आपको इन्वर्टर कामा का पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है, इसलिए यू में वाई बड़े से कर दो। यू कहाँ से आया? अब यह अब देखिए क्या है, ही आया है। ही क्यों लगेगा? जब यू का बदला, यू को बदला जाएगा तब अमन अशोक ने रमन से जब बताया होगा तो ये थोड़ी कहा कि ही, अशोक रमन से यही कहा होगा कि यू, ठीक है, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तब हम वही बात दूसरे से बता रहे हैं कि अशोक ने रमन को बताया कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। ये तो अपने हिसाब से बदल के कहा गया। तो क्योंकि सामने वाले से आदमी बात करेगा तो उसके लिए यू का ही प्रयोग करेगा। ठीक है, कि अशोक जैसे मान लीजिए आप किसी से करें, आप ही रमन से करें कि आप क्या कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो यू ही तो कहोगे ना, ये थोड़ी कहोगे, क्योंकि आप रमन से ही कर रहे थे। क्लियर है। तो जब जो आदमी जिससे कहेगा उससे यू का प्रयोग करोगे, तो इसलिए डायरेक्ट में आप यू कर दो। ठीक है, तो अब यू कर दोगे तभी तो जो है ये जो है रमन के अनुसार ही हुआ है। अब यहाँ देखिए, अब टोल्ड है तो सीधी बात प्रेजेंट में कैन रहेगा तभी तो पास्ट में कुड होगा, तो कुड हो गया स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप कर दोगे तो एकदम 100% आपका सही हो जाएगा। इन्वर्टर का लास्ट में लगा दो। अब देखिए दूसरा है चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में निम्नलिखित को बदलो। द बुक वाज स्टोलन बाय हिम, किताब उसके द्वारा चोरी हो गई थी। अब देखिए दोनों इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पूछी है, एक्टिव पैसिव से एक्टिव, इसलिए दोनों का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ क्या है कि अब आपको पता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया था, और ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, सीधी बात है पैसिव वॉइस का, तो इसको सब्जेक्ट बना दो ही। उसके बाद ये वाज स्टोलन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो वाज स्टोलन को जो है अब देखिए कब लगता है वाज स्टोलन, जब सेकंड फॉर्म रहती तभी तो ये मार वाज वर्ग साथ थर्ड फॉर्म लगता है, तो आप सेकंड फॉर्म लगा दीजिए वाज स्टोलन की जगह। उसके बाद माई बुक का ये सब सब्जेक्ट है पैसों में, तो आप एक्टिव में ऑब्जेक्ट बना दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का इस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट है तो आप इसमें ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो ही स्टोल माई बुक, उसने मेरी किताब चुराया। दोस्तों अगर आपको एक्टिव पैसो नहीं आ रहा है तो आप DLED की ही प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सरल तरीके से एक ही वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट पैसो वॉइस बता दिएगा, जिसमें से बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में।
ठीक है। एक्टिव भी आप पहचान लोगे, पैसिव भी पहचान लोगे, पूरा चार्ट के माध्यम से हम समझा दिए बहुत अच्छे से नियम सहित। और दोस्तों डाइट एंड डाइट के बारे में भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में डीएलएड की मिल जाएगी वीडियो, बहुत मैं अच्छे से बताया हूँ पूरा विस्तार से, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप उतना देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आया 8वां क्वेश्चन, खाली स्थान भरने के लिए। तो ही इज स्लो टू विन द रेस, तो इसमें दोस्तों TOO है 2 है, तो इसमें आपको TOO भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है ये रिमूव टू का नियम आप पढ़े होंगे, आपके कोर्स में है, ये भी आता है 2 नंबर का, ठीक है, आप उसको जरूर देख लीजिए। तो रिमूव टू का नियम पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, TOO के बाद एडजेक्टिव आता है, फिर TO प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसलिए आप इसमें TOO भरोगे। ये स्ट्रक्चर है, कभी किसी भी वाक्य में 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया है, उसके पहले एक शब्द दिया है, फिर खाली स्थान है तो आपको TOO भरना पड़ेगा, ये शब्द हमेशा एडजेक्टिव रहता है, ठीक है। तो मतलब इसका अर्थ ही इज़ टू स्लो टू विन द रेस, वह इतना धीमा है कि वह दौड़ नहीं जीत सकता। टू मतलब नकारात्मक है, उतना ना जितना नहीं होना चाहिए, वह दौड़ जीतने के लिए उतना धीमा जितना नहीं होना चाहिए, करने में वो इतना धीमा कि दौड़ नहीं जीत सकता। दोस्तों ये रिमूव टू हटाने के लिए भी आता है, आपको बता दे रहे हैं। अगर हटाने के लिए आएगा तो टू की जगह सो कर देते हैं, अगला टू की जगह दैट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे शुरुआत से, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, नाउन है तो प्रोनाउन बना के, आई वी यू दे ही सीट में सीख लेंगे इसका। तो दैट ही प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, बस आगे सब कुछ हो जाता है। ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट विन द रेस, ये रिमूव टू वाला आएगा तब आपको करना है, महत्वपूर्ण जानकारी। अगला देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड। रेड का सुपरलेटिव डिग्री पूछा है, तो रेड का सुपरलेटिव डिग्री जो है तो क्या होगा, रेड का सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों होगा रेडेस्ट, ठीक है। क्या होगा, रेडेस्ट, क्योंकि दोस्तों ये कंफ्यूज करने के लिए देखिए रेडेस्ट तो आप जानते हैं मोस्ट भी लगा दिया है, आप सोचेंगे रेडेस्ट खाली देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, आज इसलिए ऑप्शन को पूरा पढ़ करिए। अब यहाँ मोस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि रेडेस्ट माने सबसे अधिक लाल हो जाता, तो सबसे अधिक के अंग्रेजी मोस्ट जो है लगा देंगे, तो सुपरफ्लुअस एरर कहते हैं उसको, मोर देन नेसेसरी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आप लिख देंगे, इसलिए ये नहीं होगा, आपका पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है निम्नलिखित को। आई वाज स्पीकिंग टू नो समबॉडी, मैं किसी से बोल रहा था, ठीक है, मैं किसी से मतलब बोल रहा था, बात कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ क्या है, कभी भी आप वाक्य में सम देख लीजिए, तो सम का नो कर दीजिए, अपने आप नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। सम का क्या कर देंगे, नो, समबॉडी मतलब कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति, मैं कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, नो बॉडी माने कोई व्यक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं, तो मैं किसी व्यक्ति से नहीं, तो सम का आप नो कर दो, आराम से आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। आप कहोगे आई वाज नॉट स्पीकिंग टू समबॉडी, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में जो है समबॉडी का प्रयोग नहीं होता, ये अफर्मेटिव होता है। तो आप यहाँ अगर नॉट करोगे, आई वाज नॉट स्पीकिंग टू, तब यहाँ एनीबॉडी आपको करना पड़ेगा, एनीबॉडी, तब भी आपका वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। आई वाज नॉट स्पीकिंग टू एनीबॉडी, अब यहाँ बच्चे नॉट लगा देते हैं, समबॉडी गलत हो जाता है, क्योंकि एनी का प्रयोग निगेटिव होता है। आई वाज नॉट स्पीकिंग टू एनी माने कोई, मैं नॉट एनीबॉडी, ठीक है, किसी व्यक्ति से नहीं बात करता, तो उसी के लिए आप एक शब्द में नो बॉडी का प्रयोग कर दें, इसलिए आप आराम से सबसे सटीक आंसर है आई वाज स्पीकिंग टू, सम की जगह नो कर दिया करो, बात खत्म, सबसे सरल। अगला देखते हैं, ठीक है। तो आगे इस तरह से समवन रहेगा तो बॉडी की जगह वन भी आ सकता है दोस्तों, समवन आ जाएगा तो नो वन कर देना, क्लियर। चलिए आगे, तो चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में बदलो। पवन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, पवन सबसे अधिक बुद्धिमान लड़के में से एक है। तो दोस्तों वन ऑफ अगर आता रहता है तो उसका पॉजिटिव डिग्री जो है, डिग्री चेंज का रूल है दोस्तों, अगर आप डिग्री चेंज नहीं जानते हैं तो आप हमारे डीएलएड की प्लेलिस्ट में जाइए या पार्ट्स ऑफ स्पीच के, उसमें आपको पूरा डिग्री चेंज करने के लिए 3 वीडियो बनाए हैं, कभी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों दो के मध्य तुलना होती है तो उसके लिए, और 2 से अधिक 3 के लिए, 3 से ज़्यादा के लिए तुलना भी होता है, तो उसमें 2 प्रकार के वाक्य आते हैं, एक तो वन ऑफ वाला आता है, एक बिना वन ऑफ वाला। तो वन ऑफ वाले में होता क्या है, पॉजिटिव डिग्री बनाते समय वेरी फ्यू लगता है, और बिना वन ऑफ वाले में नो अदर लगता है। तो वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू 2 शब्द हैं, आप लगा सकते हैं, तो आप वेरी फ्यू लगाते हैं, उसके बाद नाउन जो आता है, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद उसको हम लिखते हैं, तो बॉय। दोस्तों यहाँ जो है प्रश्न में गलत है, बॉय नहीं रहना चाहिए था, बॉयज होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लिखा जाता है, तो इसलिए आप बॉयज यहाँ कर लीजिए प्रश्न में, ठीक है। तो वेरी फ्यू बॉयज, उसके बाद जब बहुवचन नाउन है तो बहुवचन वर्ब भी लगता है, क्योंकि यही सब्जेक्ट होता है। वेरी फ्यू बॉयज आर हो जाता है, वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू के साथ बहुवचन नाउन आएगा तुरंत बहुवचन वर्ब लगेगी, वेरी फ्यू बॉयज आर, उसके बाद आइज लग जाएगा, ठीक है। आइज अपनी तरफ से लाएंगे, फिर एडजेक्टिव को जैसे मोस्ट हटा देंगे तो इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री बना दीजिए, आइज इंटेलिजेंट, फिर आइज करके शुरू वाला सब्जेक्ट पवन को लिख देते हैं, इस तरह से ये वाक्य सही होगा। बहुत कम ही लड़के उतना बुद्धिमान जितना कि पवन का, मतलब पवन बुद्धिमान लड़कों में से एक है, सबसे अधिक बुद्धिमान लड़कों में से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था 2018 के डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम इंग्लिश एग्जाम में। डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप, ठीक है, कह रहे हैं कि नाउन की परिभाषा लिखो और इसके प्रकार लिखो, ठीक है। तो ये मतलब 2 नंबर वाले हैं, ठीक है, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से ये 2 नंबर के हैं। तो नाउन की परिभाषा और इसके प्रकार एग्जाम्पल के साथ देखिए तो सबको पता होगा नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग, ठीक है, और मनमोहन, सोहन, शीला, गीता, कानपुर, लखनऊ, इस तरह से ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी वीडियो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से प्लेलिस्ट है उस पर आप देख लीजिए, या डीएलएड में सेकंड सेमेस्टर के जो प्लेलिस्ट है, आप पूरा बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ, नाउन, जेंडर, एडजेक्टिव, सब प्रोनाउन, अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी। तो ए वर्ड दैट नेम्स ए थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन, मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर या भावना के नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं, या आप सरल परिभाषा आप कोई भी याद करते हो। एवरी नेमिंग वर्ड इज नाउन, ये भी कह सकते हो। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, ये भी कह सकते हो। या नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यही इतना कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण में किसी का नाम बता दो, रमेश, जया, ताजमहल, आगरा, डॉग, ब्यूटी, कुछ भी बता दो, दूसरे का नाम आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों इतना ध्यान देना कि व्यक्ति का नाम के साथ कोई वस्तु का नाम भी बता देना, ठीक है, और स्थान का नाम भी बता दो, बेटर माना जाता है, ठीक है। तो 2-4 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज क्या है, ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर में। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का कुछ उदाहरण। ऑडियो का मतलब क्या होता है, सुनने वाली चीज़, विजुअल मतलब देखने वाली, तो दृश्य श्रव्य सामग्री जिसको कहते हैं, ठीक है, और दृश्य, विजुअल माने दृश्य, श्रव्य ऑडियो मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या यूज है, और कुछ उदाहरण दीजिए ऑडियो विजुअल एड्स का, तो ठीक है, जिससे मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री हो, जो मतलब देखे भी और सुने भी, उसका कुछ उदाहरण दीजिए। और ये क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, उदाहरण दीजिए। देखिए इसके बारे में क्या आपको लिखना है। ऑडियो विजुअल एड्स मतलब दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, एड्स माने सहायक सामग्री, इनहेंस माने बढ़ाती है, टीचर्स स्किल अध्यापक के कौशल को, विच हेल्प्स जो सहायता करती है, टू मेक टीचिंग पढ़ाने में सहायता करती है, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस सीखने की प्रक्रिया में को इफेक्टिव माने प्रभावशाली बनाती है। एंड मेक लर्नर्स, और लर्नर मतलब स्टूडेंट्स जो सीखने वाला, और सीखने वाले को बनाती है एक्टिव, सक्रिय इन द क्लासरूम में, ठीक है, और सीखने वाले को क्लासरूम में सक्रिय बनाती है। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया ऑडियो विजुअल एड्स जो है अध्यापक के कौशल को बढ़ाती है, जो कि शिक्षण को, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से बनाती है, और सीखने वाले को क्लास रूम में एक्टिव बनाती है। इसका है जैसे जो स्मार्ट क्लासेस नहीं चलते कॉलेज में, एलसीडी लगा देते हैं, स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर से बच्चे देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, उनको अच्छा भी लगता रहता है। अब जैसे एग्जांपल बता दीजिए कि वीडियो सीडी प्लेयर, वीडियो की सीडी लगा देंगे, प्ले होती रहेगी, बच्चे देखते रहेंगे। एलसीडी प्रोजेक्टर जो होता है उसको देखिए, ये इसका एग्जांपल। टीवी में भी देखिए प्रोग्राम आता रहता है, इस समय तो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इस तरह से आता रहता है एजुकेशनल चैनल पे। ये सभी क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स है, क्योंकि हम इसमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। आई होप समझ गए होंगे। अब देखिए व्हाट राइट द जनरल एम ऑफ पोएट्री टीचिंग, पोएट्री पढ़ाने का जो है सामान्य उद्देश्य क्या होता है, इसको देखिए। पोएट्री इज बीइंग टॉट, पोएट्री को पढ़ाया जाता है बिकॉज, देखिए आंसर है बिकॉज, क्योंकि इट प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये विद्यार्थियों को प्रदान करती है विथ ए काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सपीरियंस, एक प्रकार का लिंग्विस्टिक मतलब भाषा संबंधी एक्सपीरियंस माने अनुभव, भाषा संबंधी अनुभवों को प्रदान करती है। द जनरल एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री आर, पोएट्री पढ़ाने का सामान्य उद्देश्य है क्या है, पहला टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन पोएट्री, विद्यार्थी का पोएट्री में इंटरेस्ट प्रदान करना। एक बात और बता दें दोस्तों, ये जो आपको क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो आप इतना शुरू में ये मत ही लिखो, तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लिख भी सकते हो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ये चारों एम बता दीजिए कि, ठीक है, ये चारों एम बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा, 2 नंबर आपको तब भी मिल ही जाएंगे लगभग, इसलिए आप ये चारों लिख दो, इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर आप याद करने में समस्या हो तो ये चारों आप याद कर लीजिए कि पोएट्री का क्या उद्देश्य है, तो ये चारों याद कर लीजिए। और दोस्तों इसमें चारों को याद करने का एक फ़ायदा ये भी होगा, इस चारों को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई 3 दे देगा तो कह देगा आल, सब कुछ सही है, मतलब कि, या 2 दे देगा कहेगा ए और बी सही है। इस तरह से इसको ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं कि पोएट्री का जनरल एम क्या होता है। 3 दे देगा तो लास्ट में देगा आल सभी, या चारों देगा तब 5वें नंबर देगा। अब देखिए पहला क्या उद्देश्य होता है पोएट्री पढ़ाने का, पहला है टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन पोएट्री, विद्यार्थी का पोएट्री में रुचि जो है विकसित करना। भाई पढ़ते हैं तो पोएट्री में रुचि आती है उनकी।
टू एनेबल द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को योग्य बनाते हैं। टू ड्राइव एस्थेटिक प्लेजर, ड्राइव मतलब उत्पन्न करने के लिए, एस्थेटिक सौंदर्य प्रेमी, प्लेजर आनंद, सौंदर्य प्रेमी आनंद उत्पन्न करने के लिए, फ्रॉम पोट्री। तो जाएगा विद्यार्थियों को पोट्री से सौंदर्य प्रेमी आनंद को उत्पन्न करने में विद्यार्थियों को योग्य बनाती है। इनेबल मतलब योग्य बनाना। तीसरा, टू डेवलप द इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के प्रति जो है फैकल्टी मतलब क्षमता है, इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक क्षमता को डेवलप माने विकसित करना। तो पोएट्री पढ़ाने का उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थियों में काल्पनिक क्षमता को विकसित करना, क्योंकि देखिए पोएट जो होते हैं काल्पनिक होते हैं, कल्पना से ही वो कल्पना की उड़ान में उड़ते हैं, कल्पना से ही लिखते हैं, तो इसलिए बच्चों में भी ऐसी कल्पना आती है, विकसित होती है। तो क्षमता जो है फैकल्टी मतलब क्षमता विकसित होती है। ये नहीं कि जैसे फैकल्टी मतलब एक परिषद व भवन भी होता है, लेकिन उससे नहीं मतलब यहाँ इमेजिनेटिव फैकल्टी मतलब काल्पनिक क्षमता। चौथा है टू एक्वाइंट द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को एक्वाइंट माने परिचित कराना, विथ डिफरेंट स्टाइल्स, विभिन्न विभिन्न स्टाइल्स माने शैली ऑफ पोट्री, विद्यार्थियों को पोट्री के विभिन्न शैलियों के साथ जो है परिचित कराना, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की शैली बच्चों परिचित होते हैं बच्चे उनसे कि लिखिए ये कवि ऐसे लिखे हैं, जैसे मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड पोट्री लिखे हैं तो उसमें सरल शब्दों का प्रयोग किए हैं, कोई हार्ड लिखा है जैसे टी.एस. इलियट वगैरह। तो इस तरह से तो वो मतलब शैली सबकी जानती है कि उनकी कोई एफोरिस्टिक स्टाइल में है, कोई कुछ भी मतलब किसी न किसी शैली में सिंपल है, किसी का हार्ड है, तो इस तरह से ये बच्चे जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए एक शब्द लिखो। तो पहला है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, वेजिटेबल मतलब वनस्पति, यहाँ सब्जी नहीं होगा वेजिटेबल में, वनस्पति जीवन का विज्ञान, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो आप उसको कहते हैं बॉटनी कहते हैं। बॉटनी माने क्या होता है, वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति जीवन का विज्ञान, वनस्पतियों के जीवन का विज्ञान है वनस्पति विज्ञान, तो बॉटनी आप लिख देंगे, इसका आप करेक्ट 1 नंबर पा जाएंगे, तो 2 नंबर करेंगे। वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, ऐसा कार्य जिसमें नेम ऑफ ऑथर मतलब लेखक का नाम, विदाउट माने बिना, बिना लेखक के नाम का हो, वर्क माने कार्य रचना, मतलब कोई ऐसी रचना लिखा गया हो किसी का, उसमें लेखक अपना नाम ही ना लिया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एक शब्द में कहते हैं एनोनिमस। एनोनिमस माने होता है अज्ञात, ठीक है, अज्ञात लेखक। आर सूडोनिम, इसका दूसरा नाम है सूडोनिम माने भी अज्ञात लेखक। तो इस तरह से एनोनिमस या सूडोनिम आप लिख सकते हैं, वैसे एनोनिमस बेटर वर्ड है इसलिए आप इसको लिख दिए। सूडोनिम माने भी होता है मतलब अपना नाम ना दे या बदल कर नाम दे दे, उसको भी सूडोनिम कहते हैं, तो इसलिए एनोनिमस जो है ज़्यादा। एनिम माने क्या होता है, नाम, एन मतलब नहीं, तो ये एनोनिमस आप लिख दीजिए, सबसे बेटर वर्ड है। सूडोनिम माने भी होता है नाम ना पता हो, यानी वो अपना दूसरा नाम दे देता तब भी सूडोनिम कहते हैं, वो लोग ना नाम बदल देते हैं, ठीक है। अब देखिए यह देते ही नहीं, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्न के शब्दों की स्पेलिंग पूरा करो। तो बिलीव जो है माने विश्वास करना होता है, ठीक है, तो BELIEVE, ठीक है, ये इतना कर दीजिए। इतना एक्टर ज्ञान लीजिए, यल के बाद आई ई रहता, बड़ी ई की साउंड जब आती है तब, अगर सी होता तो EI हो जाता, जैसे डिसीव में DECEIV। अब इस दूसरा है स्ट्राइक, STRIKE, स्ट्राइक कर दीजिए, या स्ट्रोक भी कर सकते हैं। स्ट्रोक माने प्रहार, स्ट्राइक माने हड़ताल करना, या हड़ताल भी होता है, स्ट्राइक माने प्रहार करना भी होता है। तो कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, और भी स्पेलिंग क्या है, तो आर्ग्यूमेंट पहले हो जाएगा, देखिए ये जो है स्थान है, इसमें आर्ग्यूमेंट हो जाए ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट माने तर्क या बहस। दूसरा में हो जाएगा अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल माने होता है अगणनीय, नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है ना, जो गिना जा सके काउंटेबल, अनकाउंटेबल जो गिना ना जा सके। देखिए दोस्तों जो 17 नंबर का क्वेश्चन आया है तो वो है कि एप्लीकेशन लिखने के लिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, प्रिंसिपल को आप एक पत्र लिखो पूरी तरह से फीस माफ़ करने के लिए। डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस, अपना नाम और पता करा कि नहीं लिखो, तो आप अपना नाम मत लिखना, ठीक है, नाम की जगह XYZ कर देना या ABC कर देना, एड्रेस मतलब पता अपना मत लिखना, दूसरा पता कोई भी डाल देना, ठीक है, सही मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ये मना किया जा रहा है, ठीक है, ताकि ये ना अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना। तो अब देखिए यहाँ 1 जुलाई 2019, आप डेट डाल दो, कोई भी डेट डाल दो, जिस दिन आप पेपर दे रहे हो उस डेट डाल दो। टू द प्रिंस, अब देखिए ट्रिक क्या, टू द प्रिंसिपल पहले लिख देना क्योंकि प्रिंसिपल को लिखना है, उसके बाद आप मतलब कॉलेज का नाम लिख दो, ठीक है, उसके बाद ज़िले का नाम लिख दो, ठीक, कोई भी कॉलेज का नाम लिख दो, ज़िले का नाम लिख दो, ठीक है, अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हो, ज़िले का नाम लिख सकते हो, मतलब नाम और अपना नाम और पता नहीं लिखना है, बाकी लिख सकते हो आप, ठीक है। आप ज़िला अपना डाल दो, सुल्तानपुर, ठीक है, या जौनपुर, जो भी जिस ज़िले के हो आप। सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट मतलब तो विषय, किस विषय में आप लिख रहे हो, तो रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन, फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे, डायरेक्ट सर का भी प्रयोग करके जिले के नाम के बाद डायरेक्ट सर का करके बता सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट लिख देने से थोड़ा अच्छा माना जाता है कि पता चल जाता है किस सब्जेक्ट में आप लिख रहे हैं।
किस विषय में आपको प्रार्थना पत्र है? तो रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन, फीस में छूट के लिए, फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना। तो सर कर के बाद आप देखिए कई तरीके से होता है लेटर लिखने का तरीका, जिसमें से आप इस तरह से लिख सकते हो जो बता दे रहा हूँ बुक में है, बाकी आप अपने मन से बोलिए। जैसे विथ ड्यू रिस्पेक्ट मतलब आई वेक टू से दैट, इसका मतलब होता है सबने निवेदन है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ द क्लास 7th क्लास ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल के 7वीं क्लास का जो है विद्यार्थी हूँ। अपना क्लास बताना नहीं है दोस्तों, कोई क्लास बताओ 7, 8, 9, 10। आई एम अनेबल टू पे माई स्कूल फी, मैं अपने स्कूल फी देने में असमर्थ हूँ बिकॉज माई फादर वर्क इन अ प्राइवेट जॉब, क्योंकि मेरे पिता एक प्राइवेट जॉब में नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब मतलब प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं। ही हैज़ 8,000 पर मंथ ओनली, वह हर महीने केवल 8,000 ही कमाते हैं। ही हैज़ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, उनके पास सपोर्ट करने के लिए जो है यानी मदद करने के लिए बड़ा परिवार है। ही इज़ द, ठीक है, तो बड़ा परिवार को उनको सपोर्ट करना है। ही इज़ द ओनली बियर्ड अर्नर ऑफ द फैमिली, वह परिवार के एकमात्र जो है कमाने वाले हैं। ओनली बियर्ड मतलब एकमात्र कमाने वाले हैं। ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, वह मेरी स्कूल फी मतलब फीस, स्कूल फीस नहीं पे कर सकते हैं, चुका सकते हैं। एज ही इज़ ऑलरेडी पेइंग फ़ी ऑफ माई ब्रदर, क्योंकि वह पहले से मेरे भाई की भी फीस चुका रहे हैं। इतना सब परेशानियाँ बता दो कि भाई को पढ़ना, ये करना वो नहीं परेशान, ताकि आपकी माफ़ हो जाए, ठीक है। आई एम गुड एट स्टडीज, मैं स्टडीज मैंने मतलब पढ़ाई, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। आई ऑल स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास एवरी ईयर, मैं हर साल अपने क्लास में प्रथम आया हूँ। ये सब भी बताओ, मतलब अपनी क्वालिटी बताओ, कि मेरिट बताओ, कि होता क्या है मेरिट जिसको ज़्यादा रहता है अक्सर उसको जो है बेनिफिट मिलता है। फीस माफ़ी, अब देखिए बीटीसी में जिसका मतलब कि ज़्यादा परसेंटेज रहता है तो उसका स्कॉलरशिप ज़्यादा आने का चांस रहता है। आई हैव पैसन फॉर एजुकेशन, मेरे पास एजुकेशन के लिए पैसन मतलब तीव्र भावना है, मतलब पूरा जोश है। एंड आई वांट टू स्टडी फर्दर माने होता आगे, एफ यू आर मतलब आगे, मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ। सो आई होप दैट, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट, कि आप मेरे कंसिडर माने विचार करना, मेरी प्रार्थना पर विचार करेंगे। एंड ग्रांट माई फुल फी कंसेशन, और मुझे पूरी फीस में छूट प्रदान कर देंगे। टू एनेबल मी कंटिन्यू माई स्टडीज, जिससे कि मैं आगे की पढ़ाई करने के योग्य हो सकूँ। एनेबल मतलब योग्य होना या योग्य बनाना। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगा फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दयालुता के कार्य के लिए। तो उसके बाद योर्स फेथफुल्ली देखिए लिख दिया गया, योर्स फेथफुल्ली XYZ लिख दो या ABC लिख दो। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, अपना क्लास नहीं बताना, दूसरा क्लास बता दो। दोस्तों यहाँ प्रिंसिपल के लिए योर्स फेथफुल्ली की जगह आप लिख सकते हो योर्स ओबीडियंटली, आप पिछले क्लास से इसको याद किए होंगे, OBEDIENTLY, योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। इसके बाद काम लगा देते हैं, तो योर्स ओबीडियंटली कह दो XYZ, कुछ भी नहीं। अब दोस्तों कोई जरूरी नहीं यही एप्लीकेशन लिखो, आप दूसरा एप्लीकेशन अपने भाषा में सिंपल भी कर सकते हो, जैसे आप किसान के लड़के तो आप कर सकते हो आप यहाँ विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट कहो, या आप कह सकते हो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इसको भी कर सकते हो आप, ठीक है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आज सबने निवेदन है कि इसकी हिंदी होती है कि आप कह सकते हो माई फादर, ठीक है, इज ए पुअर फार्मर, कह दो कि ही कैन नॉट वियर द एक्सपेंसेज ऑफ माई एजुकेशन, पिता गरीब किसान में मेरे पढ़ाई खर्चा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आप बता दो कि सो आई एम अनेबल टू पे माई फी, इसलिए मैं अपनी फीस चुका पाने में असमर्थ हूँ, ठीक है। आई गॉट ऑलवेज गुड मार्क्स, ठीक है, एवरी ईयर मैं प्रत्येक वर्ष में अच्छे नंबर प्राप्त किए हूँ, बता दो कि, ठीक है। लास्ट ईयर आई गाट अपॉर्चुनिटी फॉर फुल फीस मतलब होता है शुल्क माफ़ी, मैं पूरी फीस माफ़ करने की, या फी कंसेशन ही कह दो, क्या मतलब मौका मुझे मिला था। सो आई रिक्वेस्ट यू टू, ठीक है, ग्रांट मी फुल फी कंसेशन दिस ईयर आल्सो, इसलिए मैं आपसे इस साल भी फीस माफ़ करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगी, या टू यू ही कह दो, या टू यू फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस तरह से आप कर सकते हो। तो आराम से आप अपने मन से बना सकते हो, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है।